नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आज 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आपको बता दें, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का वो दौरा करेंगे। सीएम योगी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। दोपहर 12:25 पर सहारनपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:35 पर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको बता दें कि 2 जिलों का दौरा है। इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई है। 2 जिले जिसके दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आपको बता दें, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे और आपको बता दें कि इन कार्यक्रमों की जो तमाम तरीके की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो अब आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बताते हैं। सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:25 पर सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:45 पर शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य का वो निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:15 पर सहारनपुर में वो आपको बता दें कि सहारनपुर से रवाना होंगे। दोपहर 1:35 पर मुजफ्फरनगर के खतौली वो पहुंचेंगे। खतौली में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फोन लाइन पर सचिन जौहरी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं। सचिन, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है? देखिए, मुजफ्फरनगर में जो मुख्यमंत्री हैं उनका पूरा कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम है। यहाँ पर खतौली थाना क्षेत्र में एक तुलसीपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर गोरखनाथ शिव मंदिर है, उसका वार्षिक उत्सव है और वहाँ पर एक बड़ा भंडारा होगा जिसमें सीएम योगी शामिल रहेंगे। और उसके बाद एक साधु संतों का एक बड़ा सम्मेलन होना है जिसमें हजारों की तादाद में साधु संत रहेंगे और उस जनसभा को एक योगी जी संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से लगभग 1 घंटे का मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम रहेगा। चलिए, बेहद खास कार्यक्रम ये रहने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, सीएम योगी की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। आपको बता दें, सीएम योगी ने अधिकारियों को इस दौरान फटकार लगाई है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने पर फटकार लगाई गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को इसके लिए सख्त दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। धार्मिक स्थलों से तत्काल प्रभाव से लाउडस्पीकर हटाए जाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में मैंने खुद अनुभव किया, लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, इसको हटाया जाए। दोबारा लाउडस्पीकर लगाना बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि ये निर्देश दिए हैं। लाउडस्पीकर पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त हैं और ये कहा है कि मैंने अनुभव किया है कि कई जिलों में बंद होने के बावजूद भी लाउडस्पीकर चलाए गए हैं और इस पर अधिकारी कार्रवाई करें। आइए आपको बताते हैं कि लाउडस्पीकर यूपी सरकार का इसमें गाइडलाइंस क्या है। आवाज परिसर से बाहर ना निकले, साउंड सिस्टम से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए धार्मिक स्थलों पर साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति नहीं है। तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को तुरंत हटाया जाए। तो लाउडस्पीकर पर क्या कुछ गाइडलाइंस यहां पर रखी गई है योगी सरकार की तरफ से, उसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। सीएम योगी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। फटकार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई है। फोन लाइन पर अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। अश्विनी, यहां पर लाउडस्पीकर को लेकर पहले ही सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अब इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और ये कहा है कि मैंने अनुभव किया है कि अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां लाउडस्पीकर बजाया जा रहा है, उन पर सख्त टिप्पणी की जाए, फटकार लगाई गई है। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में ये निर्देश दिया था कि जो भी धार्मिक स्थल है वहां से लाउडस्पीकर हटाए जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों पर आरोप लगाता था कि लाउडस्पीकर की वजह से लोग सो नहीं पाते, जिससे आपसी भेदभाव बढ़ता था। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसको हटाकर के सामान्य माहौल बनाया जाए। इसको लेकर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा हो, हर जगह से लाउडस्पीकर हटाने कहा गया।
खतरे में है। कैसे इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड लोग जो हैं वो जनता को चलाते हैं, वो सरकारें चलाते हैं, जबकि लोकतंत्र का मतलब है इलेक्टेड। ये गवर्नर है सिलेक्टेड। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा। और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। शिवसेना तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने गलत तरीके से सीबीआई से, ईडी से, पैसे से इनके एमएलएस को तोड़ के इनकी सरकार गिरा दी। इनकी 3 तरीके हैं बीजेपी के। 3 तरीकों से अगर कोई बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, किसी राज्य में नहीं बनेगी। वहीं छत्रपति संभाजी नगर में कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें राहुल गांधी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज जी से की गई है, जिसके चलते महाराष्ट्र में माहौल अब गर्माने लगा है। आज छत्रपति संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और साथ में बीजेपी नेताओं द्वारा कहा गया है कि राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगते तो आंदोलन और भी तीव्र तरीके से महाराष्ट्र भर में किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 12 लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी का खुलासा नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में बेखौफ अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मामलों का खुलासा करने में प्रतापगढ़ की पुलिस हाफ रही है। अब ये रिपोर्ट देखिए। प्रतापगढ़ जिला अपराध गढ़ बन चुका है, जहां महज 24 दिनों में 1-2 नहीं ताबड़तोड़ 12 हत्याओं से जिला दहल गया। अपराधी खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, जिले में आतंक की आंधी चला रहे हैं। इन घटनाओं का खुलासा करने में पुलिस भी हाँप रही है। पुलिस बेबस और लाचार नजर आ रही है। रोज रोज सुशासन का सीना छलनी किया जा रहा है। पुलिस तमाशबीन बनी देख रही है। जिले के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें इसका रिपोर्ट कार्ड दे रही हैं। जिले में दर्जन भर आदर्श बूथ और पुलिस चौकी बनाए जाने के बावजूद भी अपराध नहीं रुक रहे। बताया जा रहा है कि जिले के कई थाना अध्यक्ष बेलगाम हैं, आने वाले पीड़ितों के साथ बदसलूकी करते हैं। एसपी के चहेते थाना अध्यक्षों के इलाके में सबसे अधिक अपराध हो रहा है। ऐसे में अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से जिले में हुई घटनाओं से रूबरू कराते हैं। ग्राम कठार थाना क्षेत्र पट्टी में एक युवक द्वारा अपने मंगेतर की हत्या कर दी गई है। परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि इनकी शादी तय थी और यह युवक आया था घर पे और झगड़ा कर रहा था। झगड़ा करने के दौरान ही इसके द्वारा अपने भावी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या कहाँ पर हुई? हत्या ग्राम कठार
इनके घर के पास ही जो ये झगड़ा करते करते आगे बढ़ गए थे, घर के जस्ट पास ही इनकी हत्या हुई है। सर, मंगेतर ने भी जान देने की कोशिश की है, पुलिस से होता है। जी, हत्या करने के बाद से फरार हो रहा था। फरार हो करके एक पुल से कूद करके आत्महत्या का प्रयास किया गया, उसी समय इसकी गिरफ्तारी की गई। 24 दिन 12 वारदात। 1 मई को रानीगंज कोतवाली के बीजे मऊ गांव में जमीन विवाद, मारपीट में 2 बच्चियां घायल, 1 युवती की मौत। 1 मई को ही पुरसेसुरी में 2 मौसेरे भाइयों के बीच 10,000 रुपए को लेकर कहासुनी। ओम प्रकाश ने सत्य प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी। 4 मई को थाना संग्रामगढ़ के नूरपुर गांव में बेखौफ दबंगों ने चाकू से गोदकर महिला की हत्या कर दी। 6 मई को कुंडा के रजनपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नरकंकाल। 11 मई को नई कोतवाली लीलापुर के मोहनगंज में मूंगफली का ठेला लगाने वाले युवक की हत्या। 15 मई को नगर कोतवाली के मऊहार गांव में कारपेंटर की सरेआम गोली मारकर हत्या। 14 मई को बाघराय कोतवाली के गौराडीह में किसान की धारदार हथियार से हत्या। 22 मई को जेठवाड़ा कोतवाली में जमीन विवाद मामले में पिता की हत्या। छोटी बेटी ने आरोप लगाया कि बड़ी बहन के पति और बेटों ने की हत्या। अंतु थाना के सेतापुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर युवक की हत्या। 22 मई को मनिकपुर थाना के करंटी गांव में कौसाम्बी के युवकों ने की विकास पटेल की हत्या। 23 मई को सांगीपुर के जूही सुकुलपुर में भाई ने भाई की चाकू से गोदकर की हत्या। 24 मई को कल्पना सिंह की हत्या। ऐसे में पुलिस की पेट्रोलिंग और कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इन घटनाओं को देखकर कहा जा सकता है कि प्रतापगढ़ पुलिस अपराध को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है, क्योंकि कुछ एक ही अपराधों में पुलिस के हाथ अपराधी लगे हैं, बाकी अपराधों में आरोपी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और पुलिसिया तंत्र को ठेंगा दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 इंडिया। वहीं एक जमाने में कांग्रेस के गढ़ के तौर पर विख्यात अमेठी इन दिनों एक दुकान को लेकर खासी चर्चा में है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर एक दुकानदार ने अपने दुकान का नाम बदल दिया। क्या है उस दुकान का नाम और क्यों चर्चा में है वो दुकान, अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी के इस बयान से प्रभावित होकर अमेठी में इस दुकानदार ने अपने दुकान का नाम ही बदल दिया। दुकान का नाम रख दिया मोहब्बत की दुकान। दुकान पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो लगी है। मोहब्बत की इस दुकान पर मिठाई और लस्सी बिकती है। दुकानदार रिजवान का कहना है कि पूरे देश प्रदेश की गलियों में इस तरह की मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। इससे लोगों के अंदर भाईचारा और मोहब्बत बढ़ेगा। मैसेज ये देना चाह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान पूरे देश में, पूरे देश की गलियों में, प्रदेश में खुलनी चाहिए। लेकिन मोहब्बत से तो मोहब्बत बढ़ेगी ना, मोहब्बत से मोहब्बत घटेगी थोड़ी, बढ़ती जाएगी। रिजवान ने बताया कि वो राहुल गांधी की यात्रा में गाजियाबाद गया था, जहां पर राहुल गांधी ने बोला था कि अब मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, जिससे मैं प्रभावित हो गया और अपनी दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान कर लिया। हम गए थे भारत जोड़ो यात्रा में गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद, तो वहाँ राहुल जी ने ये कहा था कि मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, तो बस वो हमारे प्रभावित हो गए, उसी में जो हमने आगे। कांग्रेस का गढ़ है अमेठी के जायस में मोहब्बत की दुकान आकर्षण और चर्चा का विषय बनी है। कुछ लोग इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। देखिए, इनका मकसद है नफरत को हटाना है, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाना है, मोहब्बत की सरकार बनाना है, मेन मकसद ये है। मोहब्बत मतलब कि जो नफरत की भावना, जातिवाद की भावना, भेदभाव की भावना जो है, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सेकुलर सबको ले चलने का प्रयास किया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी पदयात्रा किया, इससे आपने देखा कर्नाटक में कितनी मेजॉरिटी की सरकार बनी है। आने वाले जो चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में होगा, चाहे राजस्थान में होगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
वहीं कुछ लोग इस बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेठी में बहुत पहले से लोगों के दिलों में मोहब्बत की दुकान चल रही है। किसी की मोहब्बत की दुकान लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अमेठी में पहले भी जो है मोहब्बत थी यहाँ लोगों के दिलों में। यही राहुल गांधी ही जो है जब से आए हैं तब से, और कांग्रेस पार्टी का जो पहले का ही एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करके जो है लोगों को गुमराह करना, लोगों में अशांति फैलाना, यहाँ बहुत पहले से ही शांति और सद्भाव से लोग रह रहे हैं। इसलिए मोहब्बत की दुकान यहाँ पर पहले से ही चल रही है। अब अमेठी में जो है मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत की दुकान जो है चल रही है। कोई यहाँ दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कोई ऐसे अराजक तत्व तो यहाँ हावी नहीं है। सब पूरा एक तरफा आप मान के चलिए विकास की बातें हो रही हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, बाईपास बन रहा, विकास की बात चल रही। ये नफरत की बात केवल राहुल गांधी, राजीव गांधी और ऐसे गांधी परिवार हमेशा देश की आज़ादी के बाद से बांटते आए हैं। अब वो काम उनका ख़त्म हो गया है। नफरत ख़त्म हो गया है। तहजीब की नगरी है, यहाँ नफरत के जादू नहीं चलते। सीने ईद मिलते हैं, वही होली भी मिलते हैं। भारतीय नेतृत्व जिस योजना से चल रहा है पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की योजना में ले जा रहा है। और
है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ सिटी स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल शामिल है। तो 5 जगह जहां पर रुकेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस। अब आपको इसके किराए के बारे में बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि इसके कोच के बारे में भी आपको बताएंगे। ट्रेन के किराए के बारे में अब तक स्थिति हालांकि साफ नहीं हो सकी है। ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 कोच होंगे। इसमें एसी चेयर कार और आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार होगा। तो आज बहुत बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है। यहां पर उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी और यहां पर जो सफर है देहरादून से दिल्ली तक का वो कम मिनटों में पूरा होगा, कुछ घंटे। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी सौगात है, यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ मिलने जा रही है। हालांकि इससे पहले जब सीएम धामी ने अपना संबोधन दिया था उस दौरान इसका शुक्रिया अदा भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कितने बजे ये कार्यक्रम होने वाला है? इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे मंत्री और मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे और हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से ऑनलाइन दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन को सजाया संवारा गया है और जहां तक किराए की बात है, इस ट्रेन का किराया 900 रुपए होगा। ये तय हो गया है समय सारणी के मुताबिक और 2 स्टॉपेज भी बढ़े हैं। पहले सहारनपुर और रुड़की इसमें नहीं शामिल किया गया था, परंतु अभी से शामिल किया गया है और सुबह 7 बजे ये रवाना होगी। जो इसका रूटीन शेड्यूल आएगा 2 दिन बाद का। यदि आज की बात करें तो आज जो ये ट्रेन रवाना हो रही है, इसमें कोई भी व्यक्ति यदि सफर करता है तो वो पूरी तरह निःशुल्क है। उसने तो टिकट नहीं भी लिया है क्योंकि टिकट अभी जारी नहीं हुआ है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। आज ये एक और गिफ्ट है, यदि कोई दिल्ली जाना चाहता है तो इस ट्रेन में बैठकर निःशुल्क जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी। बहुत बड़ी सौगात यहाँ उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को। गोवा और उत्तराखंड के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन हुआ है। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे भी मौजूद रहे। आपको बता दें, एमओयू के तहत उत्तराखंड और गोवा के बीच सीधी उड़ान कनेक्टिविटी से दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा, जिससे पर्यटकों को राज्यों का दौरा करना आसान होगा। सीएम ने कहा है कि इस एमओयू के बाद न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दोनों राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जानने में भी मदद मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड और गोवा दोनों छोटे राज्य पर्यटन प्रधान हैं। ऐसे में दोनों राज्य आपसी तालमेल बनाकर तमाम अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, साथ ही समस्याओं का निस्तारण भी कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि पर्यटन की लिहाज से पूरे उत्तराखंड ही एक डेस्टिनेशन है और पर्यटन के साथ ही एडवेंचर टूरिज्म समेत अन्य पर्यटक गतिविधियों को भी प्रदेश में तमाम संभावनाएं यहां पर दी गई हैं। यही वजह है कि सरकार पर्यटन की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे ने कहा है कि गोवा और उत्तराखंड में पर्यटन को प्रोत्साहित करने और दुनिया को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोवा और उत्तराखंड दोनों के बीच में जो एमओयू साइन हुए हैं और साथ में जो यहाँ से आज सीधी उड़ान देहरादून से गोवा और गोवा से देहरादून की प्रारंभ हुई है और जो एमओयू हुआ है पर्यटन संस्कृति का अध्यात्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में आपसी एक दूसरे के साथ समन्वय करके एक दूसरे का सहयोग करने से निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा हमारे यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, हमारे यहाँ पर अनेकों देव स्थान हैं, अध्यात्म शांति और संस्कृति का एक केंद्र है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी जहाँ उत्तराखंड है, तो वहीं गोवा अपने आप में अनेक प्रकार का जो पर्यटन का आकर्षण लिए हुए है। समुद्र है, समुद्र से लेकर
गंगा जी तक, गंगा जी से लेकर समुद्र तक की आसानी से यात्रा जो लोग गोवा आएंगे, विदेशों के मेहमान, विदेशों के पर्यटक वो उत्तराखंड भी आ पाएंगे और धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के लिए जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो आसानी से 2 से ढाई घंटे की फ़्लाइट पर गोवा पहुँचेंगे और गोवा से यहाँ आ सकते हैं। तो इससे परस्पर एक पर्यटन बढ़ेगा। मैं समझता हूँ एक ये नई शुरुआत है और हम दोनों ही राज्य और दोनों ही राज्यों के लोगों का प्रयास होगा कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, इसका विस्तार किया जाए और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए पर्यटन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। गोवा हम लोग बोलते हैं कि प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है टूरिज़्म के लिए, लेकिन गोवा जाना जाता है सिर्फ सन, सैंड एंड सी के लिए। तो पोटेंशियल है हमारे पास और इतने एवेन्यूज़ हैं जो कभी टूरिस्ट देखता नहीं है। हमारा पॉपुलेशन 1.5 मिलियन है, लेकिन हमारे 2019 की संख्या प्री कोविड करीब 9 मिलियन की थी जो टूरिस्ट थे। सो 1.5 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से 9 मिलियन टूरिस्ट कमिंग इज़ अ बिग नंबर, जहाँ से 8 मिलियन डोमेस्टिक एंड 1 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट जा रहे हैं। कोविड के बाद जैसे मैंने कहा बहुत लर्निंग्स आए हुए हैं एंड टूरिस्ट को ही नीड्स मच मोर एक्सपीरियंसेस देन बिफोर, ही नीड्स समथिंग मोर। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां उन्होंने हरि सेवा आश्रम के 35वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में हो रही G20 की दूसरी बैठक को प्रदेश के लिए बड़ा अवसर बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में G20 की बैठक होने से देवभूमि की संस्कृति, परिवेश और यहाँ की विशेषताएं पूरे देश और दुनिया में जानी जाएगी। उत्तराखंड के लिए ये बड़ा मौका है और उत्तराखंड मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की बखान भी किया और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने उन योजनाओं का भी जिक्र किया जो प्रदेश में केंद्र सरकार की स्वीकृति से चल रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय पर भारत को G20 देशों की अध्यक्षता का और नेतृत्व का काम मिला है और उसमें से पूरे देश के अंदर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बैठकें पहले बड़े बड़े स्थानों पर होती थी, आज सभी देश के कोने कोने में ये बैठकें आयोजित हो रही हैं और उत्तराखंड में भी 3 बैठकें हमको मिली हुई हैं। देश दुनिया के लोग उस पर आ रहे हैं, प्रतिनिधिगण आना प्रारंभ हो गए हैं। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारे उत्तराखंड का जो परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के हमारी जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विश्व के अंदर जाएंगी। ये हमारे वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पालना केंद्र का उद्घाटन किया है। पालना केंद्र में छोटे बच्चों की एक्टिविटीज, इसके साथ ही खेलकूद और उनकी देखभाल का इंतजाम किया गया है। सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को इस पालना में ड्यूटी के दौरान छोड़ सकेंगे। महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा यह पालना केंद्र तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उद्घाटन के समय अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला एवं बाल विकास विभाग पालना केंद्र को तैयार करने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि परियोजना के करीब रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे, इससे सचिवालय के कामकाज और बेहतर होगा। हमारे सचिवालय में काम करने वाली जो कार्मिक हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप में सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा, उनके लालन पालन में ये सहायक होगा
और जो हमारी